हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के हम आज 100 क्वेश्चन का फटाफट रिवीजन लेके आए हैं। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और अपना अपना स्कोर जानने के लिए रेडी हो जाइए कि आप कितना बनाते हैं। चलिए आप लोग को स्वागत है इस एक्सीलेंट ग्रुप में, एक्सीलेंट यूट्यूब के एक्सीलेंट ग्रुप में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो भूटान के साथ लगने वाली सीमा कौन कौन है। तो ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और इनमें से सभी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो है। असम भी लगता है, अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, पश्चिम बंगाल भी लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ी के पीछे कौन सी नदी निकलती। पहाड़ी से, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से कौन सी नदी निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, लूनी और माही दोनों निकलती है। अरावली के पश्चिमी छोर से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन है, लूनी और माही नदी। सैंडल पीक अवस्थित है, बताइएगा सैंडल पीक कहाँ स्थित है। ग्रेट, इसमें से बताइए तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैंडल पीक किस में कहाँ अवस्थित है, तो उत्तरी अंडमान में। कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। इसे पूछ रहा है कि कौन सी जो है आपका सहायक नदी नहीं है। तो बताइए कृष्णा की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेन गंगा नहीं है। पेन गंगा, वेन गंगा ये आपका सबका नहीं है। तो कौन कौन है सहायक नदी, अमरावती है, पंचगंगा है, दूध गंगा है, मूसी है, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती होती है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती होती है। तो बताइए दक्कन का पठार। तो बताइए विश्व में सबसे ज़्यादा सिंचित खेती करने वाला देश कौन है। विश्व में सबसे अधिक सिंचित खेती करने वाला, उसका परसेंटेज याद रखिएगा 21% है। अब बताइए कौन सा देश है। और भारत का है 20.8% सिंचित खेती, दूसरा नंबर पे भारत है। उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा जो पंजाब से लेकर बिहार तक दिल्ली से पटना के बीच तीव्र गति से चलता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं, गर्मी के दिनों में चलने वाले को लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत में चलने वाली हवा को नॉर्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्वेस्टर कहते हैं। मैंगो सावर, आप बताइए कि मैंगो सावर कहाँ पे होता है भाई। तो बताइए मैंगो सावर केरल में, कहाँ पे, तो केरल में बहने वाली हवा को मैंगो सावर, आम की खेती के लिए बहुत ही फेमस है। नॉर्वेस्टर पूर्वोत्तर भारत में, कहाँ पे, पूर्वोत्तर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सी विशेषता विकासशील या विकसित देशों के समान नहीं होती है। तो किसमें समानता नहीं होती विकसित और विकासशील में। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी उन्नति। तकनीकी उन्नति जो होता नहीं है ये आपका, बाकी सब सही है। पूंजी में कमी, निम्न व्यक्ति वाला राष्ट्रीय उत्पाद या उत्पादक को निम्न स्तर। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, बताइए जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। तो बताइए आप लोग ऑप्शन के अनुसार। आप लोग भी अपना अपना देते रहिएगा क्योंकि रिवीजन है। जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, आने थी एग्ज़ाम तक हम जो है 100 क्वेश्चन का क्विक थी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते जाएंगे और आप लोग अपना करते जाइएगा। तो ये आपका अप्रत्यक्ष है। क्या है, अप्रत्यक्ष। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन है, फ्रांस। फ्रांस कब, 1954 में। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पे है, तो कनाडा के मॉडल पे आधारित है। चलिए सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है, तो निजीकरण कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं, तो निजीकरण कहते हैं। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई है, आपको कमेंट करके बताइएगा कि निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण का शुरुआत कब हुआ भारत में। और बताइए उदारीकरण का जनक, भारत में उदारीकरण का जनक
किसे माना जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष संबंध है। कैसा संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा जलवायु घटक मुख्य कारण है? परिवर्तन का मुख्य कारण है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो आप बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा सभी का सभी, डी। प्रदूषण भी है, ओजोन भी है, ग्रीन हाउस गैस भी है। तो बताइए ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? तो होती है 6 ग्रीन हाउस की संख्या। ओजोन क्षरण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया है? तो बताइए 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया है। मिलान करना है तो सिंपली पाल आपका उड़ीसा में है, गिर आपका गुजरात में है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है और सरिस्का सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सही सुमेलित है, ऑप्शन भी दिया हुआ। गिर सरिस्का राजस्थान में, ये आपका सरिस्का का ऑप्शन के यहाँ गलत हुआ है, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा सरिस्का राजस्थान में होगा। यहाँ पे राजस्थान। तो हो जाएगा 1 का 1, 2 का 4, 1 का 1, 2 के 4, 1 का 1, ऑप्शन नंबर सी। सत्य फल किससे विकसित होता है? बताइए सत्य फल का, ट्रू फल का विकास किससे होता है? तो ऑप्शन सी, अंडाशय से। सत्य फल का विकास किससे होता है? अंडाशय से। कॉड लिवर मुख्य रूप से किस विटामिन के लिए प्रसिद्ध है? कॉड लिवर किस विटामिन के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए आप लोग। कॉड लिवर में क्या मिलता है? तो हो जाएगा विटामिन डी। कौन? विटामिन डी। किसमें प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, राइबोसोम में प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। वह और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, और बिजली घर, ऊर्जा घर सब कहा जाता है। वह जीव जिसके केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक का अभाव होता है। कौन सा संशोधित भूमिगत तना का उदाहरण है? बताना है कि इनमें से कौन सा भूमिगत तना है। तो बताइए 18 का क्या हो जाएगा आंसर? आलू। भूमिगत तना का उदाहरण है आलू। कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? फ्लोएम पानी और खनिजों को परिवहन करता है, फ्लोएम फोटोजेनिक उत्पादों को परिवहन करता है, फ्लोएम पौधे को सहारा प्रदान करता है। तो याद रखना कि 19 का याद रखिएगा कि 19 का बी हो जाएगा आप लोग को लिए आंसर हो जाएगा कि फ्लोएम जो है फोटोजेनिक उत्पाद के परिवहन का, भोजन बने हुए फोटोसिंथेसिस के समय जो भोजन बनता है उसका शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए, स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो हरे पौधे पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा का खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो बताइए 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मात्र 1% किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फल को पकाने में किया जाता है। तो ये आपका होता है क्योंकि यह एक एसिटिलीन गैस बनाती है। क्या बनाती है? एसिटिलीन गैस बनाती है। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो आपको बताना चाहिए कि आपका कक्षा याद हो जाएगा तो आपको निकल जाएगा, और बोर ब्यूरी का फॉर्मूला याद रहेगा 2n², तब आपको यह निकलेगा KLMN। तो n कौन कौन सा कक्षा में आता है? 4। तो n बराबर क्या रखना है? 4। 2 गुने 4 के स्क्वायर बराबर कितना? 2 गुने 16 बराबर कितना? 32 से हो सकती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिससे ऐसे तत्व है जो सभी गैसें हैं। तो वर्ग 18 में सभी के सभी अक्रिय गैसें हैं। 18 में क्या है? वर्ग 18 के में कितने सब है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस की संख्या 6। प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या करते हैं? क्या प्रदान करते हैं? प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH- देते हैं। यह नियम किसने दिया था? आरहेनियस ने दिया था। आरहेनियस। ये परिभाषा क्षार के बारे में किसने दिया है कि जल में घुलकर OH- देता है? तो आरहेनियस।
स्थिति ऊर्जा में कौन सा सार्थक कथन सही है, बताइएगा। ऑप्शन, स्थिति ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, स्थिति ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, सभी असत्य है। तो बताइए 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी के सभी गलत है। कौन सी तरंगदैर्घ्य अनुप्रस्थ नहीं है, कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है, तो पत्थर फेंकने का पानी में हम जो पत्थर फेंकते तो उससे एक लहर उत्पन्न होता है, वो भूकंपीय तरंगे, एस तरंगे, डोरो युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, सितार गिटार बिना वाला, या सर्पिकाल स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। तो बताइए 26 का क्या हो जाएगा, तो अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, तो आपका सर्पिलाकार स्प्रिंग में यह जो है वो आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगी सीजन हुआ था, तो बताइए कि EPZ उपयोगी क्षेत्र, तो मुक्त क्षेत्र वाला कौन है, तो हो जाएगा कांडला, मुक्त क्षेत्र वाला 15 का कांडला। भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप लोग आंसर बताइएगा 28 का बी, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर है झांसी। भारत में चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो झांसी में स्थित है। संविधान के अनुच्छेद 30 अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 के तहत जो है विदेशी किसी व्यक्ति के विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में मांग हुई थी, तो बताइए सेवा का अधिकार का अवधारणा सबसे पहले किस देश में विकास हुआ, तो ब्रिटेन में। सेवा का अधिकार की अवधारणा सबसे पहले ब्रिटेन में। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके मदद से, प्रधानमंत्री के द्वारा, सीधे अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, या मंत्रिमंडल के द्वारा, तो आप लोग बताइए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो बताइए। तो आपका 33 का बताइए क्या हो जाएगा, तो वित्त आयोग का गठन आपका पता है कि 280 में है आपका। उसके बाद आपका दो को छोड़कर बाकी सब क्या है, संवैधानिक निकाय। कौन सा संवैधानिक निकाय है, तो 1, 3 और 4 सॉरी हम गैर संवैधानिक समझ रहे थे, सॉरी माफ़ी चाहते हैं। तो 33 का हो जाएगा सी, 1, 3 और 4, इसका और ये गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक। अब क्योंकि जिसका संविधान में वर्णन रहता है वो संवैधानिक होता है, जो संविधान में वर्णित नहीं रहता उसे गैर संवैधानिक कहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संबंधी संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची के अंतर्गत आता है, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम ये सब आपका किस में आता है, तो बताइए, तो समवर्ती सूची में आता है। ऐसे भारत सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला भी देश है। राज्य का कार्यकारी अधिकारी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, कौन होता है, और संवैधानिक और वास्तविक प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस समिति की या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश किया था, तो आपको पता होना चाहिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ है, 1957 में। मिलान करना 37 नंबर का। मंत्रिमंडल की व्यवस्था, चलिए मिलान करना है आपको। मंत्रिमंडल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है,
केंद्र राज्य के बीच संबंध कहाँ से लिया गया है? आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार। तो चलिए, मूल अधिकार तो पता है आपको, कनाडा से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। केंद्र सरकार राज्य के संबंध कनाडा से है, मंत्रिमंडलीय ब्रिटेन से है। 1 2 3 4 सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? सल्तनत काल में राजस्व के विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वजीर कहलाता था। क्या कहलाता था? वजीर कहलाता था। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय हुआ था? तो 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर, मगर सबसे पहले बाबर ने अपने किताबों में इसका वर्णन किया है। अपने किताबों में वर्णन किया है बाबर सबसे पहले। तो चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। मंदसौर अभिलेख निम्न से किस शासक से संबंधित है? तो बताइएगा, मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? तो यशोवर्मन से संबंधित है। किससे है? यशोवर्मन। हिंद सांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, सही है। इसकी यात्रा वृत्तांत जो है CU की है, सही बात है, जो उसमें 138 देशों का विवरण मिलता है, 138 देशों का। हिंद सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है, जो आपका भी सही है। और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी का सभी जो है सही है। सेंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग बताइएगा कि सेंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, सतलज नदी के किनारे है, डी। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन था? तो बताइएगा कि कौन होगा? तो बहादुर शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने किया था। प्रमुख जैन तीर्थकर अरिष्टनेमी 22वें का प्रतीक चिन्ह बताइएगा। अरिष्टनेमी का जो केवें गुरु हैं 22वें, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा अरिष्टनेमी का है शंख। क्या है? शंख। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बनाया था? तो लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने बनाया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गुरु अंगद। किसने बनाया था? गुरु अंगद। किस गवर्नर जनरल ने राजकोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर किसके समय, किसने कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले गया? तो बताइएगा कौन लेके गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले गया था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कि क्या होगा। चारों का चारों डेट की आप क्वेश्चन बनाकर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओक्ड। ओक्ड कहा जाता है, ओक्ड पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो आपके लिए भी है, 2 क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं, कमेंट में आप जाकर इसका सही आंसर बताइएगा, ठीक। जरूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन मूल राशि नहीं है? तो मूल राशि की संख्या कितनी है? 7। जिसमें कौन कौन आता है? तो ताप आता है, द्रव्यमान आता है, ज्योति तीव्रता आता है, आयतन नहीं आता है, जिसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर है, उसको देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? तो सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां। कौन है? खिज्र खां। इसने अपने कौन सा उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था? तो रैयत ए आला के नाम से गद्दी पर बैठा है। उसके बाद बहलोली वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी में सिकंदर लोदी था, जिसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था। 1504 में आगरा शहर की स्थापना इसने कौन कौन सा रोक लगाया था सिकंदर लोदी ने?
तो महिलाओं पर को तजिया मुसलमानों को तजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंध लगाया था किसने? सिकंदर लोदी ने। इसने गुलरुखी शीर्षक के फारसी कविता की रचना भी किया है। तो किस में शीर्षक में? तो गुलरुखी शीर्षक के नाम से फारसी कविता भी रचना किया है। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, उसका नाम क्या था? देवल। क्या नाम था? देवल। देवल क्या है? सीधा सीधा पूछता है कि देवल क्या है? तो एक बंदरगाह था सल्तनत कालीन। विजयनगर के संस्थापक कौन है? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का जो 1336 में विजयनगर की स्थापना करते हैं अपने पिता। तो बताइए कि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था, जिसने अपने पिता के नाम पर ही अपने वंश का गठन किया था? विजयनगर की राजधानी कहाँ है? तो हम्पी है। विजयनगर की राजधानी कहाँ है? हम्पी। इस वंश के सब शासक बुक्का प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया है? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में आने वाला व्यक्ति कौन था? तो 1420 में आता है निकोलो कांटी। कौन आता है? निकोलो कांटी, जो कहाँ के था? इटली के था। कहाँ के? इटली के था। देवराय द्वितीय के समय में आने वाला व्यक्ति कौन था? तो देवराय द्वितीय के समय में आने वाला व्यक्ति फारस के था। कहाँ पर? फारस का। कौन था? अब्दुल रजाक। कौन था? अब्दुल रजाक, जो 1442 में आया था। कब आया था? 1442 में। तो अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय और नीलो कांटी प्रथम में। देवराय द्वितीय को जग बेटर कहा जाता है। देवराय को क्या कहते हैं? जग बेटर, मतलब हाथियों का शिकारी। हाथियों का शिकारी होता है जग बेटर का अर्थ, हाथियों का शिकारी। क्या कहते हैं? शिकारी। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमस पायस और बारबोसा आया था। डोमिस पायस और बरमोसा, वो लगभग 1516 के आसपास में ये दोनों आया था। अच्युत राज के शासनकाल में कौन आया था? नूनीज आया था, जो पुर्तगाली यात्री था। तो अच्युत राज नूनीज किसके दरबार में आया था? तो अच्युत राय के दरबार में आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को सबसे क्या बताया था? भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर नामा। क्या है? बाबर नामा, जो तुर्की भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में प्रसिद्ध 8 तेलुगु के 8 कवि रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा अष्टप्रधान का संबंध किससे है? अष्टप्रधान। अष्टदिग्गज तो कृष्णदेव राय के समय है, और अष्टप्रधान किसके साथ में था? तो विजयनगर का जो समाप्ति है वो किस युद्ध के द्वारा होता है? पतन होता है। तो तालिकोटा का युद्ध कब होता है? तो 1565, 23 जनवरी 1565 को। चलिए नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम अगले फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए अगले 50 क्वेश्चन का डिस्कशन भी हम लोग जल्द फटाफट कर लेते हैं। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन है द फ्रैक्चर हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1942-62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग बताइए कौन है? तो इसका लेखक है निरुपमा राव। कौन है? निरुपमा राव। अगला क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी और मनाली घाटी, बताइए कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन आप लोग भी बताते रहिए, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका सही आंसर अब हम बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी पीर पंजाल होगा। क्या होगा? पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करना। चलिए भटकल, तो बताइए तूती कोरिन तो आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। भटकल आपका कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। उसके बाद एलेपी कहाँ है? केरल में है। और काकीनाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 4 2 3 1 4 2 सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी सब जानते हैं, काली मिट्टी, रेगुर कहा जाता है इसको। अपना स्थानीय नाम रेगुर है। काली रंग किसके कारण होता है? आप लोग बताइए काली मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? तो बताइए कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? तो राजस्थान नहीं है। कौन सा सही सुमेलित है? तो बताइए ऑप्शन नीली क्रांति का संबंध उर्वरक से है, सॉरी
स्वर्ण का इसमें ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। तो नीली क्रांति का उत्पादन से है और पीली क्रांति का संबंध नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है नहीं है। तो स्वर्ण क्रांति का उत्पादन है आपका, ये आपका दोनों नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। भारत को कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का संबंध महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाला कारक प्रमुख तत्व है वृष्टि छाया का होना। पृथ्वी के उद्गम की ओर नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? तो बताइए, 8 का सही आंसर हो जाएगा इमैनुएल कांट ने। किसने बताया था? इमैनुएल कांट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। मिलान सही नहीं है, किसका मिलान सही नहीं है? तो आप लोग बताइए किसका मिलान सही नहीं है। काजीरंगा आपका सही है, घाना राजस्थान आपका सही है, कान्हा राष्ट्रीय उत्पाद मध्य प्रदेश भी सही है, दुधवा आपका उत्तर प्रदेश है। कहाँ है? यूपी में है। कहाँ पे? यूपी में। काजीरंगा असम में है, घाना राजस्थान में, कान्हा मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? रामसर सम्मेलन का संबंध रहा आर्द्र भूमि से, जो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हुआ था, पहला बैठक हुआ था 1971 में, मतलब इसकी स्थापना हुआ था। पहला बैठक इसका हुआ 1975 में रामसर के लिए, और भारत 7 साल बाद 1982 में शामिल होता है। कौन सा वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो बताइए इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आर्गन आपका उत्तरदायी गैस नहीं है, तो मीथेन और जलवाष्प आपका वैश्विक तापमान में है। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच और धनात्मक मूल्य लोच हो तो वस्तुएं किस प्रकार की होती हैं? तो बताइए किस प्रकार की होगी? तो ये आपका हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तुएं कहलाएंगी। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं ला जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए निवेश द्वारा नहीं होता है। आय, उत्पाद और उपभोग 3 गो होता है। आय विधि, उपभोग विधि और आय, उपभोग और उत्पाद विधि। दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 साल के लिए? तो याद रखिएगा, 5वां पंचवर्षीय योजना 5 साल का नहीं होकर कितना साल का रहा था? तो 4 साल के लिए था। कितने साल के लिए? 4 साल। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन से लोकसभा जो है 5 साल ना होके 6 साल के था। बताइए कौन सी लोकसभा जो है 5 साल के ना होके कौन सा था? 6 वर्ष के था। मिलान करना है। त्वरण मीटर प्रति सेकेंड, बल आपका न्यूटन, कार्य जूल, आवेग न्यूटन सेकेंड। तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे बल में कि बल में एक जड़त्व होता है। तो जड़त्व 2 प्रकार के होता है, एक होता है गति का जड़त्व और एक होता है विराम का जड़त्व। तो जड़त्व तो उसी जड़त्व से एक क्वेश्चन आपका है, तो किसके कारण होता है? तो यह जड़त्व के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर। तो बड़ी जी का मान कौन है? तो आपका 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो आपका हो 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ऑप्शन डी। सर्वाधिक प्रत्यास्थ वाला पदार्थ कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें आपका क्वार्ट्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? जो कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है, क्वार्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ये आपका किलो कैलोरी प्रति केजी डिग्री सेल्सियस सही है, जूल प्रति किग्रा सही है, ये भी सही है। आपका ऑप्शन ए नंबर आपका गलत है। एरोसोल का उदाहरण नहीं है। तो एरोसोल का उदाहरण आपका धुंध होता है, कोहरा होता है, बादल होता है, लेकिन जल का तेल
द्वंद्व का उदाहरण नहीं होता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन चीज, तो आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सूची 2 का मिलान करना। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स टॉड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किया है जे थॉम्सन किया है। प्रोटॉन की माफ़ी चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किया है इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन किया है। प्रोटॉन की खोज किया है गोल्डस्टीन किया है। और परमाणु के नाभिक की खोज किया है रदरफोर्ड। तो इसका सही हो जाएगा कौन, तो ऑप्शन नंबर आपका न्यूट्रॉन के 1 4 वाला ऑप्शन 2 गए देख लीजिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 1 2 ठीक है। प्रोटॉन 4 1 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4 1 3 2। सोडियम के परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो पहले कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है और उससे पहले समझते हैं। तो सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 11। कितना होता है, सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 11। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब तोड़ते हैं तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 1। तो 12वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं या संयोजकता कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता। और अंदर में जो बचेगा वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है, कोर इलेक्ट्रॉन कहता है। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 2 10। कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है, कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है, तो ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है। बाकी आपका बैट्रिक अम्ल कहलाता है, ये नाइट्रिक अम्ल कहलाता है, ये फास्फोरिक अम्ल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बॉयल, चार्ल्स और एगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, तो आदर्श गैस का नियम कहलाता है, आदर्श गैस का नियम कहलाता है। जीवाणु जनक विज्ञान के पिता किसे माना जाता है, तो लीवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे माना जाता है, लीवेनहॉक। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो आपका हो जाएगा सर्वाधिक मात्रा संगठन किसका होता है, तो प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, तो प्रोटीन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कौन सा प्लाज्मा के संबंध में सही नहीं है, ये रक्त का तरल मैट्रिक भाग होता है, बताइएगा 27 का। ये तरल होता है जो आपका ये सही है। ये रंगहीन होता है, ये भी सही है। रक्त कणिका होता है, गलत होता है। इसमें फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है, ये सही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हेपेटाइटिस बी संचारी रोग होता है, तो हेपेटाइटिस बी को प्रभावित करने वाला अंग कौन होता है, तो यकृत होता है। पीलिया के बाद जब बढ़ जाता है तो उसे जॉन्डिस हेपेटाइटिस कहा जाता है। कौन सा मस्तिष्क का मुख्य भाग सोचने वाला होता है, तो बुद्धि या चतुराई का केंद्र कहते हैं प्रमस्तिष्क को। किसे कहते हैं, बुद्धि चतुराई कहते हैं, किसे कहते हैं, तो प्रमस्तिष्क को। और सेरिबेलम को कहा जाता है क्या बोलते हैं, ऐच्छिक के शरीर संतुलन करना, क्या करना है, संतुलन करना। ग्राम सभा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो बताइए, तो अनुच्छेद 243 के 1 में आता है। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाएंगे जो पूरा का पूरा 370 अनुच्छेद होगा, जिसमें जो मेन महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होगा वो आप लोग के लिए हम कल या परसों आपका एक वीडियो बना देंगे, जो पूरा का पूरा अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बिहार पुलिस के लिए क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। चलिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग कमेंट भर के बताइएगा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का वर्णन किस अनुच्छेद में है। आप कमेंट करके बताइएगा। यह आपका संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जो कर चुके हैं हम लोग पहले ही। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद है 129। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होता है, जब कभी सुप्रीम कोर्ट कोई किसी फैसले पर सुनवाई कर देता है तो उसी फैसले को सुरक्षित रखा जाता है और उसी फैसले को बाद में हाई कोर्ट सबूत के रूप में उपयोग करके अपने जजमेंट सुनाता है, उसी को कहा जाता है अभिलेखीय न्यायालय। इसका वर्णन 129 में है। सुप्रीम कोर्ट का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 124 में है।
किसमें है? 124 में। भारतीय संघ के 2 पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो हम लोग अनुसूची वाला वीडियो डाले हुए हैं, 22 भाग का भी, भाग और अनुसूची दोनों का वीडियो डाले हुए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए, तो किस पेंशन और भत्ता, तो आप लोग पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो है राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ में आपका चर्चा है फर्स्ट अनुसूची में। दूसरा में लेता लोग पहले कहता है कि हम पेमेंट लेंगे, वेतन लेंगे, और तीसरा में आपका कुछ ही है, शपथ की चर्चा है। इसमें वेतन और भत्ते की चर्चा कर रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरा है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस भाग में? तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम ये इसका भाग और अनुसूची करवा चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस भाग में वर्णन है राजभाषा का। संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लिखित नहीं है? तो न्याय है, तो कितने प्रकार के न्याय वर्णन है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार का समानता की चर्चा है। तो 3 प्रकार में आता है आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, लेकिन धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं है, इसलिए इसका 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो बताइए 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 97 संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। आप लोग बताइएगा कि ये भी बता चुके हैं कि 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, संविधान का क्या कहा जाता है? संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया है? तो आपका ऑप्शन बताइएगा। और 73वां संविधान संशोधन का संबंध क्या है? तीनों का तीनों आप बताइएगा कि 42वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, 44वां का किससे है और 73वां का किससे संबंध है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। किस स्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो ये आपका जो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। ये आपका जो है समिति, ये आप लोग का है पंचायती राज से, कुछ है पंचायती राज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत पर राष्ट्रपति महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक। पंचायत चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? तो बताइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन राज्य सरकार। कुरु की राजधानी कहाँ है? कुरु महाजनपद है। तो महाजनपद की चर्चा किस बुक में मिलता है? 2 बुक में मिलता है। आप दोनों बुक का नाम कमेंट करके बताइएगा ये किस बुक में मिलता है। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बताइए कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बताइए। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घोड़ा। घर छोड़े को क्या प्रतीक के रूप में है? तो घोड़ा। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रदेव है। दीवान खैरात का संबंध किस सल्तनतकालीन शासक से है? तो FST से है, फिरोज शाह तुगलक से। दीवान खैरात जो किया था? तो दान विभाग से संबंधित था। किससे? दान विभाग से। एकात्मक गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला है? तो बताइए किस कला का है? एकात्मक गोलाकार स्तंभ निर्माण की विधि किस काल की कला है? तो ऑप्शन 44 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल की कला है। कुव्वत इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो कुव्वत इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। सिंधु काल में शीशा कहाँ से मंगाया जाता था? तो सिंधु काल में शीशा आपको ईरान से मंगाया जाता था। कहाँ से मंगाया जाता था? ईरान से। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इस तरह का प्रश्न आपको आते रहते हैं। तो शिशु वध बताना। तो शिशु वध के समय कौन था? तो आपका विलेजली था। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया है। दास प्रथा का अंत एलन बोरो ने किया है। हिंदू विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ए नंबर। आप लोग बताइएगा कमेंट करके
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसको कमेंट बॉक्स में आपको जाकर इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन है? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो MG रनाडे। इसका गठन हुआ था 1867। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो हम लोग जो वीडियो डिस्कशन करते हैं उसमें इस सब की चर्चा हो चुकी है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाकर देखिएगा। अब एक नया सोच रहे हैं कि जब बिहार दरोगा का एग्ज़ाम, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद लूसेंट सब्जेक्टिव का डिस्कशन करवाएंगे और उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव होगा अगले दिन लगले उसका वीडियो बनाकर आप लोग को टेस्ट के रूप में टेस्ट लगवा देंगे। तो ताकि दोनों तरह से हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। चलिए, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक और शेयर से हम लोग को प्रेरणा मिलती है। और आप लोग जो भी सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में अपना अपना सुझाव दे सकते हैं। चलिए आते हैं आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनाम कमीशन का गठन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड विलियम। इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो इसका होगा इनाम कमीशन 1800 डलहौजी के समय हुआ था। कब हुआ था? डलहौजी के समय में हुआ था इनाम कमीशन का गठन 1854 में। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सबसे पहले नहरों का इस्तेमाल, नहरों को कितने शुरू किया था? तो नहरों का शुरुआत सबसे पहले तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक किया था। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? MBT मोहम्मद बिन तुगलक, जो सभी सल्तनत काल में जितने भी अब तक राजा बने थे उस सब में से योग्य और शिक्षित विद्वान था। लेकिन इसकी सनकी भरी योजनाओं के कारण इसे क्या कहा जाता है? स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु। क्योंकि जो भी 4 योजना किया, चारों का चारों जो था वो असफल हुआ, इसीलिए इसको कहा जाता है। अमीर ए कोही का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, अमीर ए कोही का संबंध किससे है? तो कृषि क्षेत्र से। किससे? इसकी स्थापना किसने किया था? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला है, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? देवगिरी स्थापित किया। इसका नाम बदलकर बाद में क्या किया? दौलताबाद कर दिया। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा शुरू करने वाला पहला शासक कौन था? तो MBT था। कौन था? MBT। किसने MBT को प्रिंस ऑफ मैन्योर्स की संज्ञा दिया? तो एडवर्ड थॉमस ने इसे प्रिंस ऑफ मैन्योर्स की संज्ञा दिया है। इसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। तो इब्न बतूता किसके बारे में आया था? तो MBT के काल में इब्न बतूता आया था। इसने किस जैन गुरु से प्रभावित था भाई, सम्मानित किया था? तो जीन प्रभा सूरी को यह सम्मानित किया था। आगे आते हैं हम लोग। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू होने वाला पहला सल्तनत काल शासक कौन था? तो FST फिरोज शाह तुगलक। अगला है कि सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो मजूमदार कहा जाता था। तो जो सल्तनत काल में जो उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था उसे क्या कहते थे? तो मजूमदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मजूमदार। अब कुछ आपका विभाग है उससे संबंधित सुल्तान राजा का नाम है। दीवान ए अर्ज का संबंध किससे है? बलबन से। किससे है? बलबन से। दीवान ए मुस्तखराज का संबंध किससे है? तो FST अलाउद्दीन खिलजी से है। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। याद रखिएगा कि द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। दीवान ए कोही का जो है किसने स्थापना किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। दीवान ए खैरात का संबंध किससे है? तो फिरोज शाह तुगलक से। दीवान ए बंदगान का भी संबंध किससे है? तो फिरोज शाह तुगलक से। दीवान ए इस्तेहाक का भी संबंध किससे है? तो FST से ही है। तो कभी कभी आपको ये पूछ देगा कि दीवान ए अर्ज का संबंध किस विभाग से? तो ये आपका सैन्य विभाग से है। किसका है? सैन्य विभाग से। दीवान ए मुस्तखराज का संबंध क्या है? तो वित्त विभाग से। किसका है? वित्त विभाग से।
दीवान एक को ही, तो आपका ये आपका किससे संबंधित है? कृषि विभाग से संबंधित है। किससे? दीवान एक खैरात, खैरात मतलब होता है बांटना, तो दान विभाग से संबंधित है। बंदगान, दीवान ए बंदगान, बंदगान का मतलब होता है दास, तो ये आपका दास विभाग से संबंधित है। दीवान ए इस्तिहाक का संबंध किससे है? तो पेंशन विभाग से। किससे है? पेंशन विभाग से। डायरेक्टली जो है आपका दरोगा और बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने ग्रुप में और अपने भाई और बहनों और भैया और दीदी के ग्रुप में इसको जोड़िएगा, एक इस यूट्यूब ग्रुप से। जय हिंद, जय भारत।